हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि सेट नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ पर सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 जिसे आपने जा करके नहीं देखा तो आप जा करके देखिए। और बता दें कि ये आपके लिए डीआरडीओ, इसरो और साथ ही एसएससी और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी जो आरआरबी है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके डाउट हैं आप क्लियर कीजिएगा। और एक बात बता दें कि जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उन्हें नोट आउट करते चलिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, टार्च में से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कह सकते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो कि टार्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है क्वेश्चन पूछा है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त प्रकाश पुंज। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र जो हमारे पास है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए सामान्य नेत्र जो होता है उसकी रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन में पूछा है। तो सामान्य नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आपका वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन हमें रेटिना की जो अंदर हमारे पास आंखों में ऐसा एक सिस्टम होता है, इसके वजह से हमें वस्तु जो कि सीधी दिखाई देती है और हमें वास्तविक दिखाई देती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये मान के चलिएगा। अब आइए बात करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या होती है। नेत्र लेंस में अगर कोई समायोजन हो रहा है तो उसकी क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर नेत्र लेंस में मतलब नेत्र लेंस सिकुड़ रहा है, खुल रहा है, तो किसकी पेशियों की वजह से होता है। तो सिलियरी पेशियां जो होती हैं इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सिलीरिया पेशियों की वजह से, जो कि हमारे पास है मानव नेत्र में संयोजन की क्रिया होती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किसी नेत्र के निकट बिंदु कौन सा होता है। कोई नेत्र है उसके निकट में कौन सा बिंदु होता है। तो अगर कोई निकट दृष्टि दोष की बात करता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि निकट दृष्टि दोष का जो है कितनी दूर तक निकट दृष्टि दोष में देख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एक पटरी की जो स्केल होती है उसके बराबर, वो 30 की होती है, उससे कम ही मान के चलिए, लगभग 25 सेंटीमीटर। जो नेत्र का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में आपके उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो आँख की पुतली होती है आपकी किस प्रकार कार्य करती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आँख की जो पुतली होती है वो किस तरीके से काम करती है। परिवर्ती जो कि द्वारक की भांति, यहाँ पर कह सकते हैं कि आँख की जो पुतली होती है वो कार्य करती है। मतलब बाहरी एक द्वारक की भांति ही यहाँ पर कह सकते हैं कि आँख की आपकी जो पुतली होती है वो काम करती है। अब इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो देखिए सामान्य मानव नेत्र जो होता है उसका जो दूर बिंदु होता है वो आपका क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा है ऐसा। तो आपका अनंत पर होता है। देखिए सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है और निकट जो मानव का निकट बिंदु होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर, अर्थात 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो ये मान के चलिएगा। अब आइए हम बात करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। सिनेमा के पर्दे में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगर सिनेमा अगर आप देखने गए होंगे तो उसमें पर्दे में फोटो चलाई जाती है, पिक्चर चलाई जाती है, तो वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाती है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक होगा तभी आप देख सकेंगे। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा रंग है
जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि कौन सा रंग जो है आपके खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही है कि लाल रंग जो होता है वो खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाने वाला रंग है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाने वाला रंग है। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर का क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? देखिए अगर किलोवाट घंटा की बात करते हैं तो ये किलोवाट घंटा मात्रक जो होता है वो किसका होता है, क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको ऑप्शन बी राइट आंसर लगाना होगा। ये ऊर्जा का जो कि 1 किलोवाट घंटा जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है। अब आपको जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तरीके से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है? तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो यहाँ पर विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तरीके से बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो अब देखिए हमने फिजिक्स के कंप्लीट किए 10 क्वेश्चन। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए अगर प्राकृतिक गैस की दहन की बात करते हैं तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक गैस का दहन होता है, इसकी वजह से ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात ऊष्मा शोषी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए जो कि कॉपर चूर्ण को वायु से गर्म करने पर, अर्थात वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कार्बन कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कैसा होता है? तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है कि कोई अगर कॉपर के चूर्ण में वायु में गर्म करते हैं तो उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो वो परत जो है वो किस कलर की होती है? कॉपर ऑक्साइड की जो परत होती है वो किस कलर की होती है? तो आपको राइट आंसर बताना होगा ऑप्शन ए काली कलर की होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर बताना होगा। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है तो ये है आपका, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए अगर साफ सब्जियां का जो विघटित होती हैं तो उससे कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट बनाने के लिए हमें किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है, क्वेश्चन में पूछा है। तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान की बात करते हैं तो ये कितना होता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि आपका पीएच मान कितना होगा। तो पीएच मान का हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में कि पीएच मान कितने से लेकर के कितना क्या होता है, कितने से लेकर के कितना क्या होता है। तो उसको आपने जा करके नहीं देखा तो आप जा करके देख लीजिएगा। लेकिन हम बात करते हैं इस वीडियो पे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान आपका 14 होता है। तो देखिए ये कह सकते हैं कि आपका पीएच मान में सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो कि पीएच मान को लेकर के होती है, 14 हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कैसा होता है? कोई अगर उदासीन विलयन है उसका पीएच मान के डिस्कस करते हैं, पीएच मान के मान का डिस्कस करते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होने की संभावना है? तो आपकी राइट आंसर होने की संभावना आपका ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं कि ए राइट होने की संभावना है। उदासीन विलयन जो होता है आपका 7 होता है, 7 का जो पीएच मान होता है अगर है तो आपका उदासीन विलयन है, आपका ऑप्शन 7 राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। जहाँ जो दांत में मसूड़े होते हैं वो लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल, वो किस प्रकार के बने होते हैं जो काफ़ी कठोर होते हैं। तो आपको ये राइट आंसर बताना होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट के बनाए जाते हैं। कैल्शियम किसके, फास्फेट के बनाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर का है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? देखिए इमली की बात करते हैं तो देखिए इमली में जो आपका दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, इमली में बात करते हैं तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टार्टरिक, टार्टरिक।
टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर। इमली में कौन सा रंग होता है? तो टार्ट्रिक रंग होता है। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए उपचयन जो होती है और अपचयन अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। देखिए उपचयन जो अपचयन अभिक्रिया होती है तो उस दोनों से मिलकर के आपकी रेडॉक्स अपक्रिया बनती है। इसको आपने क्वेश्चन जो कि आपको कक्षा 10 में आपने पढ़ा ही होगा कि उपचयन जो अपचयन अभिक्रिया होती है उससे मिलकर के आपकी रेडॉक्स अपक्रिया बनती है, जो कि पहले ही चैप्टर में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलिएगा। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है। दांतेदार जस्ता पर तंतु जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो कि उत्सर्जित होता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 होता है, तो इसमें हम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। दांतेदार दस्ता मतलब जिंक डालते हैं, मतलब ZnSO4 अलग और H2 अलग, तो H2 गैस जो आपकी है वो अलग हो जाती है, तो H2 गैस निकलती है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। देखिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आपकी यह अभिक्रिया की बात करता है, तो आपकी रासायनिक जो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए इसमें सबसे पहले तो प्रकाश अभिक्रिया होती है, फिर आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने कंप्लीट किए टोटल 10 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के। अब बात करेंगे फिजिक्स के, जो कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन की। देखिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझ के चलिएगा। छाया में जो पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा है कि जो छाया होती है उसमें जो पनपते हैं पौधे उन्हें क्या कहते हैं? तो जो छाया में धूप में पनपने वाले पौधे, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं वो ये आपको कह सकते हैं सियोकाइटस, जो कि छाया में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सियोकाइटस कहलाते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मनुष्य के श्वसन अंग क्या हैं? देखिए मनुष्य के श्वसन अंग की बात करते हैं, तो जो मनुष्य का श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? तो आपका फेफड़ा जो होता है मनुष्य का श्वसन अंग होता है, ना कि नाक, ना कि टिकिया, ना कि आपका यहाँ पर कह सकते हैं फ्लोम। तो यहाँ पर मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मान के चलिए। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए कौन सी बीमारी जो है आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर बताना होगा ऑप्शन डी, बी और सी। देखिए आपका टीबी और निमोनिया, जो कि दोनों ही श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, टीबी और निमोनिया। आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टीबी, टीबी यहाँ पर, इसी के साथ आपकी क्या? निमोनिया, निमोनिया। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए अगर किसी व्यक्ति का उच्च चाप रक्तचाप हो जाता है तो उसकी अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका हाई, जो कि प्रेशर, हाइपर जो कि टेंशन, हाइपर टेंशन, अर्थात उसको टेंशन होगी किसी चीज़ की, जिसकी वजह से उसका रक्तचाप जो होता है उच्च हो जाता है। हाइपर टेंशन जो होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? देखिए मछलियों में जो उत्सर्जित होता है पदार्थ, मछलियाँ जो होती हैं वो उत्सर्जित करती हैं, किस पदार्थ को उत्सर्जित करती हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं कि डी हो जाएगा, जो कि यूरिया को उत्सर्जित करती हैं। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया को जो कि मछलियाँ उत्सर्जित करती हैं। तो आपका राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा, ना कि यूरिया। तो यहाँ पर आप यूरिया को काट दीजिए, यहाँ पर अमोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमोनिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है कि आपका पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? देखिए पौधों में जो आवश्यकता से अधिक जो हम कह सकते हैं जल निकालती है पौधे, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा, जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है उसकी वजह से बाहर निकलता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए निम्न में से किस
प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो जो प्रकाश को संश्लेषित करता है प्रकाश संश्लेषी वही कहलाएगा। तो आपके पत्ती जो होते हैं प्रकाश को संश्लेषित करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। पौधों में गैस का आदान-प्रदान किसके लिए करते हैं? तो पौधों में जो गैस के आदान-प्रदान के लिए रहते हैं तो क्या होते हैं? पौधों में आपके क्या होते हैं? तो आपके रंध्र होते हैं। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों के आदान-प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फेफड़े का जो आकार होता है वो किस तरीके से होता है? बात करते हैं जो फेफड़े का आकार होता है वो किस तरीके से होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। शंक्वाकार जो कि फेफड़े का आकार कुछ इस तरीके से होता है, शंक्वाकार होता है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि उपचयन अभिक्रिया है। देखिए भोजन का पाचन जो किस प्रकार की अभिक्रिया है तो उपचयन अभिक्रिया है आपका। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आपका उपचयन अभिक्रिया है। इसी के साथ देखिए हमने 10-10 क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जो कि आपके इस सेट में सेट नंबर 3 में थे। और जो सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 उसमें भी 30-30 क्वेश्चंस आपके साथ कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो जा कर के नहीं देखा तो जा कर के हमारे चैनल पर जाएँगे तो चैनल पर विज़िट करते ही आपको वीडियो के सेशन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे जॉइन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जो आपके कह सकते हैं कि आपको जो भी पीडीएफ दी जाती हैं तो उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पीडीएफ दे दी जाएँगी। जो भी जॉब से रिलेटेड आपके को वीडियो बनाए जाते हैं उसकी भी पीडीएफ वहीं पे डाल दी जाती है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।